हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 की सिविक्स का चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे और ढेर सारा प्यार आप लोगों ने बनाया, लाइक किए, कमेंट भी किए। जैसा भी वीडियो आपको लगा वैसा आपने बताया। तो उसी सीरीज में हम चैप्टर का पार्ट 3 लेके आए हैं आपके सामने। और जो सिविक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पावर शेयरिंग के साथ साथ जो हमने श्रीलंका में, बेल्जियम में जो काम किए थे, जो जो गवर्नमेंट ने जैसे जैसे काम किया, या जो कॉन्फ्लिक्ट हुए श्रीलंका के अंदर, जो एथनिकल कॉन्फ्लिक्ट थे जो लैंग्वेज के बेस पे हुए, सिनाला और तमिल्स के ऊपर, ऐसे ही जो बेल्जियम का कंसेप्ट था वो थोड़ा सा अलग था। वहाँ पर एरिया वाइज डिवाइड किया गया था, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। डच और फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे। वेलोनिया और जो फ्लेमिश रीजन था ये दोनों डिवाइड हुए थे। थोड़ा सा पार्ट जर्मन का भी था जो बाउंड्री लाइन शेयर करता था। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका जो पढ़ा था, मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इस इम्पोर्टेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ तक हम आ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपके पावर शेयरिंग में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम के अंदर क्या क्या काम हुआ, देखो मैंने बताया बेल्जियम के अंदर जो कंसेप्ट था और जो श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट था, दोनों बिल्कुल अलग हैं। श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट है वो लैंग्वेज बेस पर है, सिनाला स्पीकर्स की है, मेजोरिटी की बात की गई है। जो मेजोरिटी सिनाला स्पीकर्स की थी, सारा का सारा काम उनके थ्रू हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। जो तमिल्स हैं, जो माइनॉरिटी के अंदर है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उनको बिल्कुल एक तरफ से अलग किया जा रहा है। तो और अगर हम बेल्जियम की बात करें तो जो डच हैं, जो कि मेजोरिटी में ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो कम हैं। और अगर हम कंट्री जो कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स, उसकी बात करते हैं तो दोनों उल्टे हैं। जो फ्रेंच हैं वो ज़्यादा हैं 80%, जो डच हैं वो कम हैं 20%। अगर हम पैसे की बात करते हैं तो जो 40% जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो पैसे में ज़्यादा अमीर हैं। जो 59% जो डच बोलने वाले लोग थे वो पैसे में गरीब थे। तो ये कुछ कहानी चली हुई थी बेल्जियम के अंदर। तो अब इन्होंने अपनी सरकार के अंदर, अपनी जो गवर्नमेंट फॉर्म की, उसके अंदर कैसे कैसे काम किया कि दोनों ही जो डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर जो ज़्यादातर मेजोरिटी में थे, उन दोनों ने कैसे कैसे काम किया, वो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि बेल्जियम के अंदर क्या क्या काम हुआ। चलो देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, बिल्कुल ही अलग रास्ता इन्होंने चुना। अब जो श्रीलंका के अंदर था वो इनका श्रीलंका के अंदर बिल्कुल अलग था, और अगर बेल्जियम की बात करें तो इनका जो रास्ता था वो बिल्कुल ही अलग था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, किसको? रीजनल डिफरेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब एक तरह से फैलाव, जहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजियन, इस टाइप की जब चीजें मिल जाती है तो उसको हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं। एक ही जगह पर जहां मिल जाए तो उसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल देते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, यूनिटी भी है। डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा फैलाव होने के बाद भी हम सब एक साथ हैं, यूनाइट हैं, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से टाइम पीरियड की? 1970 से लेके 1993 के बीच की बात हम बात कर रहे हैं। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड किया। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट, ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, या लीगली टर्म्स में यूज कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में बात करूं तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी पुरानी चीज को रिमूव करना या कोई नई चीज को उसके अंदर ऐड ऑन कर देना। कोई भी बुक है, उस बुक से कोई पेज निकालना है या उसके अंदर कोई नया पेज चिपकाना है, तो ये है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी नई चीज को ऐड ऑन करना है या पुरानी चीज को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। तो ऐसे ही बेल्जियम के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो टाइम पीरियड है 23 ईयर्स का, 1970 से लेके 1993 तक का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में
इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, चेंज किया। क्या चेंजेस किया? एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ रहें, यूनाइट होकर रहें, एक नेशनलिटी की एक नेशनलिज्म की बात को लेके चले। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंच बोलने वाले हम बिल्कुल अलग बन जाएंगे, हम डच बोलने वाले हम बिल्कुल ही अलग बन जाएंगे, हमारा फ्रेंच बोलने वालों से, हमारा डच बोलने वालों से, हमारा जर्मन बोलने वालों से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे हम यूनाइट होकर रहें, एक ही जगह पर रहें, एक ही देश में रहें, तो सेम कंट्री में रहें, टुगेदर, लिव टुगेदर। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव। अब इन्होंने जो काम किया ना वो वाकई में लाजवाब था, वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया बाकी सभी कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। और आज भी अगर हम देखते हैं इस मॉडल को, जो बेल्जियम का जो मॉडल है, इस मॉडल को जब हम देखते हैं, गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई, जिस तरीके से इन्होंने काम किया, इतने सारे डिफरेंसेस जो होने के बाद भी इन्होंने अपनी पार्लियामेंट या किसी भी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50-50 करके और मिलजुल कर काम चला लिया अपना, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। जैसे हम श्रीलंका के अंदर हमने बात की थी, वो लैंग्वेज के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और अब तक भी बिल्कुल सही चला हुआ है सारी की सारी चीजें। Here are some of the element of the Belgium model। अब बेल्जियम मॉडल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम से। अब मॉडल बताने आपको, ये जो 4 मॉडल्स थे, 3 जो मेनली मॉडल्स थे, वो 3 मॉडल क्या क्या, जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर जो हम गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को हम 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, जो रीजनल गवर्नमेंट बनती है। और तीसरा हमारे इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर, जो गांव के अंदर जो सरपंच बनाए जाते हैं, शहरों के अंदर जो काउंसलर बनाए जाते हैं, पार्षद जिनको बोलते हैं, तो ये जो अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो हेड बनाए गए हैं, तो उन्हीं को हम लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ताकि पूरे के पूरे इंडिया में, चाहे अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक, पूरे के पूरे एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो और कोई भी पार्ट हमारे कंट्री का अनडेवलप्ड ना रहे। ठीक है जी। चलो, अब पहली बात इन्होंने क्या की, जो पहला एलिमेंट था वो क्या था? अब पहले एलिमेंट की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने यहाँ पर बात की, ये तो मैंने किसका नाम लिया? इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर नाम लिया, ये इंडिया का मॉडल है। और अब मैं यहाँ पर बेल्जियम के मॉडल की बात कर देता हूँ, बेल्जियम के मॉडल की। अब यहाँ पर भी इन्होंने 3 टाइप की ही गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग। अलग क्या है? अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हमने बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली। दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां भी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी। तो दूसरा कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी इन्होंने बनाई, देखो तीसरा अपने इंडिया में क्या थी? लोकल गवर्नमेंट। यहां इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ना बनाकर इन्होंने क्या बना दी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नई टर्म है हमारी, अगर कंट्री के हमारे कंट्री की गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किया जाए, जो 3 लेवल हमने बनाए थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, अगर उसी कंसेप्ट में हम बेल्जियम को देखते हैं तो सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी, यानी कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बोलने वाला जो एरिया है, जो कम्युनिटी बन गई, उनके डेवलपमेंट के लिए एक हमने गवर्नमेंट बना ली। हमने यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनाई, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को के अंदर काम करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लैंग्वेज बेस पर भी बना दिया, रिलीजन बेस पर भी बना दिया, कि जो रिलीजन है वो अपना काम संभालेंगे, जो लैंग्वेज वाले हैं वो अपना काम संभालेंगे, तो हर किसी के लिए गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, जो अलग अलग हिस्से जो थे वो बना दिए। तो ये मॉडल चलाया बेल्जियम ने। तो पहला क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स इक्वल होंगे। कौन कौन से मेंबर्स इक्वल होंगे? फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर।
जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो भी इक्वल होंगे, जो डच स्पीकर हैं वो भी इक्वल होंगे। और वैसे अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, जो बेल्जियम के अंदर पॉपुलेशन की बात करें तो ज्यादा कौन से थे, ज्यादा कौन से थे, डच बोलने वाले, यानी कि जो नीदरलैंड के टच में थे 59%, और जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो कौन थे, 40%, कम थे, ये 59 ज्यादा थे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की तो दोनों ने क्या किया, इक्वल इक्वल कर दिया, बराबर बराबर कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं होगा कि डच स्पीकर ज्यादा है तो इनके मेंबर ज्यादा होंगे, नहीं, फ्रेंच स्पीकर कम है तो इनके मेंबर कम होंगे, नहीं, फ्रेंच वालों के पास पैसा ज्यादा है तो इनके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, डच वालों के पास पैसा कम है इनके पास पावर कम होनी चाहिए, नहीं। तो इन्होंने क्या किया, भाई दोनों ही मिलजुल कर, हमारा ही देश है, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हैं तो हम इसी कंट्री के और इसी कंट्री के हैं, तो हम दोनों क्या करेंगे, इक्वल इक्वल सारा का सारा काम करेंगे, जितना रिप्रेजेंटेटिव आपका उतना ही रिप्रेजेंटेटिव हमारा, यानी कि फ्रेंच और डच। ठीक है जी। आगे इन्होंने क्या किया, द स्पोर्ट, अब आगे जो इन्होंने किया, हाँ ये अपना हो गया तमिल, ओके चलो भाई। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic groups. Thus, no single community can make decision unilaterally. अब दोनों में से अगर एक भी पीछे हट रहा है किसी भी डिसीजन से, तो ऐसा नहीं कि डच वालों ने मना कर दिया और फ्रेंच वालों ने अपना डिसीजन ले लिया और अपना काम कर लिया, या फ्रेंच वालों ने मना कर दिया डच वालों ने अपना काम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों के ऊपर सबकी सहमति होनी चाहिए, फ्रेंच वालों की भी उतनी ही, डच वालों की भी उतनी ही, तभी काम होगा। ठीक है जी। ये पहला काम किया इन्होंने, क्या काम किया, ये जो काम किया इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच और डच स्पीकर्स को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। ये पहला काम इन्होंने किया। ये कौन सा काम किया, पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन जो इन्होंने बोल दी ना, ये इंपॉर्टेंट बन गई। कैसे बन गई, अब हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, अब देखो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं दोनों को ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैं बेल्जियम की डायरेक्टली भी बात कर सकता था, बट मैं इंडिया को आपको इंडिया के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हमें इसकी गवर्नमेंट कैसे काम करते हो पता है। तो अगर हमें इस बात की पता है तो हम दूसरे कंट्री से जब इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, लोकल गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंटली ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंटली ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। तो और यहां पर अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई हमने जो स्टेट गवर्नमेंट बना दी, हमने जो स्टेट गवर्नमेंट बना दी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है, उसके कहने पर काम नहीं करेंगे, उसके नीचे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपना अलग करेंगे। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल के मुद्दों को देखेगी, उनको उनके इश्यूज को सोल्व करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के जो इश्यूज है उनको सोल्व करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर इसके बीच में नहीं रहेगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो अपने इश्यूज को सोल्व करेगी, उसमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ना ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल, सिर्फ कम्युनिटी के जो मेंबर बने, जो रिप्रेजेंटेटिव बने, वो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो तीनों ही अलग अलग बन गई, तीनों में कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं। और यहां पर हम बात करें तो सबॉर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि जो पावर है वो किसको भी दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बना ली थी, दूसरा इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना ली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं बनाया। ये बात याद रखना भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा काम क्या किया। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representatives. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representatives in the आगे कहाँ है, in the accepted equal representation in the central government. ठीक है जी। Apart from the central and state government, apart from the central and state government, there is a third kind of government. अब मैंने जो लास्ट पेज में बताया कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जो तीन टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल,
ऐसे ही बेल्जियम के अंदर भी 3 टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। तो तीसरे टाइप की भी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, क्या? दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब नाम क्या रखा? कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो हिंदी बोलने वालों की जो कम्युनिटी है ना, तो वो हिंदी बोलने वाले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, और वो जो चुनेंगे, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया अपनी लैंग्वेज बोलने वालों का, वो उसी के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं इंग्लिश वालों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, पंजाबी बोलने वालों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, संस्कृत वालों का, ऐसा नहीं होगा। हिंदी वाले हिंदी वालों को रिप्रेजेंट करेंगे, पंजाबी वाले पंजाबी को करेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत को करेंगे, उर्दू वाले उर्दू को करेंगे। तो अब जैसे एक लैंग्वेज की एक कम्युनिटी बन गई, डच की अलग बन गई, फ्रेंच की अलग बन गई, और जो जर्मन बोलने वाले 1% लोग थे उनकी भी अपनी गवर्नमेंट बन गई। तो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव आ गए, नो मैटर वेयर दे लिव। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। आप देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो बेल्जियम का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर थी इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स, यहाँ पर क्या थे? डच स्पीकर्स थे, इधर क्या थे? फ्रेंच स्पीकर्स थे, ये जो एरिया है ये जर्मन स्पीकर्स का था, है ना। अब यहां पर भी तो डच, यहां पर भी तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया बन गया यहां पर, ये वाला, ये देखो, ये जो एरिया बन गया यहां भी तो डच, ये फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ये जो एरिया बन गया यहां भी तो डच स्पीकर्स हैं, है ना। डच स्पीकर्स भी हैं फ्रेंच वाले रीजन में, फ्रेंच स्पीकर्स भी हैं डच वाले रीजन में। अब यहां पर ये जर्मन वाले रह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डच वाले हैं ना, वो सिर्फ इतने एरिया के लिए काम नहीं करेंगे, या सिर्फ इतने एरिया के लिए काम नहीं करेंगे। अगर डच यहां रह रहे हैं तो ये भी इसी के अंदर काउंट किए जाएंगे, उनको अलग से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग से गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और हरियाणा का कोई भी इंसान अगर पंजाब में, राजस्थान में या किसी अदर स्टेट्स में रह रहा है, तो अगर यहां पर कम्युनिटी बनाई गई, हरियाणा वालों की अलग से कम्युनिटी बनाई गई, तो चाहे वो किसी भी स्टेट में है, वो भी इसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। अब क्या क्या पावर थी? पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये कौन कौन से इश्यूज को सोल्व करेंगे? इश्यूज कौन कौन से सोल्व करेंगे? पहला कल्चरल। अब कल्चरल के अंदर क्या क्या है? जो जो इनकी अपने अपने कल्चर होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, ये हमारा कल्चर हो गया। पंजाब के अंदर सिर पे जो सिख जो है वो पगड़ी बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं। साउथ इंडिया के अंदर हम मूवीज के अंदर देखते हैं वो शर्ट पहनते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं, ये इनका कल्चर हो गया, है ना। अगर ट्राइबल एरियाज के अंदर देखें तो कोई सींग लगाता है, कोई गले में हड्डियों की माला पहनता है, कोई कुछ करता है, इस टाइप का ये इनका कल्चर है। ठीक है जी। एजुकेशनल, अब अपने एरिया के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो हम एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उन सब के लिए भी काम करेगा। और लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो उस लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू आ जाए तो कल्चरल, एजुकेशनल, और तीसरा कौन सा था हमारा? लैंग्वेज। कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज, CEL। तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ जाए उनको सोल्व कौन करेगा? उनको सोल्व करेगी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सोल्व करेगी भाई? कम्युनिटी गवर्नमेंट। पहला, सेंट्रल लेवल पे अगर कोई इश्यूज आता है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल लेवल पे कोई आता है, स्टेट लेवल पे कोई इश्यूज आता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो इस इश्यू को खत्म करेगी। और तीसरा कौन सा था? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस के ऊपर काम करेंगी? लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। अगर इनमें कोई भी इश्यूज आता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट उस इश्यू को रिजोल्व करेगी, खत्म करेगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही रोल रहेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो है। देखो, 3 अलग अलग लेवल हमने बना दिए, हमारे इंडिया में भी 3 अलग अलग लेवल, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर लोकल लेवल को काम करना है तो उसको पहले फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड लेने के लिए किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, खत्म हो गया पैसा, तो कहां जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां पर ऐसा नहीं है भाई, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करेगी। जो जो इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो जो एरियाज हैं
जो जो लिस्ट कह सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट की लिस्ट जो कह सकते हैं हम, तो जिन जिन सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी सिर्फ उनके ऊपर ही करेगी, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिस्से में काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करेगी, अपनी कम्युनिटी में काम करेगी, लैंग्वेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कल्चर के लिए काम करेगी। तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिंक्ड होकर काम कर रहे हैं, डिफरेंस हो गया। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हमें लगा। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो बेल्जियम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, बहुत अच्छे से काम किया। अब श्रीलंका के अंदर तो प्रॉब्लम हो गई, मेजरली दो ही लैंग्वेज थी, तमिल और सिन्हालाज, उसके बाद भी उनसे ये काम नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ तमिल बोलने, कुछ हमारे डच स्पीकर्स भी हैं, कुछ फ्रेंच स्पीकर भी हैं, जर्मन स्पीकर्स भी हैं, उसके बाद भी मेजोरिटी भी अलग अलग हैं, उसके बाद भी इन्होंने एक मिलजुल कर काम कर लिया। ये मॉडल पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। They help to avoid civic strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen its headquarter. ये भी मैंने एक दिन बताया था आपको, जब हमने चैप्टर शुरू किया तो मैंने यूरोपियन यूनियन वर्ड का यूज किया था और मैंने कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 28 स्टेट्स थे, उन 28 स्टेट्स ने जब यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया था और लास्ट में ब्रिटेन को उससे निकाल दिया था, तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर 27 जो कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, तो जिसमें पहले दो वीटो पावर कंट्री थी, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन ब्रिटेन को हमने निकाल दिया। निकाल क्यों दिया वो मैं डिटेल में बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर। तो ब्रिटेन को निकाल दिया तो हमारे पास अब कौन सी कितनी कंट्री बच गई, 27 कंट्रीज बच गई, और उन 27 में एक कंट्री है जिसके पास अब वीटो पावर है, यानी कि कौन सी, फ्रांस है। तो यूरोपियन यूनियन ने फिर क्या किया कि उसी के आसपास एक बहुत शांत कंट्री है जहां पर इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी उन्होंने अपना बहुत इजीली और बहुत नॉर्मली शांति पीसफुली उन्होंने अपना अपना काम कर लिया, इश्यू को रिजोल्व कर लिया। तो उसकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन ने अपना क्या चुन लिया, हेडक्वार्टर्स चुन लिया। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज बन सकता है। ब्रुसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ, फिर 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आपको दी जाएंगी, उनमें से किसी एक का आपको टिक लगाना है, किसी एक का मतलब यूरोपियन यूनियन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी को इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो आपको ब्रुसेल्स को ढूंढना है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट बनी थी स्टेट लेवल पे, और तीसरी बनी थी लोकल गवर्नमेंट की जगह कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए काम किया, लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस के लिए, कल्चर के लिए, और अपनी जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन और कल्चर, इन तीनों के लिए काम किया। ठीक है जी, चलो ये था हमारा बेल्जियम का मॉडल। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो पावर को शेयर किया जा रहा है, उस पावर को शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 4 मार्कर में बन सकता है, कई बार ये 6 मार्कर में भी दिया जा सकता है, 5 में भी दिया जा सकता है, 3 में भी हो सकता है कि कम पॉइंट लिखने हो तो 3 मार्कर में भी दिया जाता है। नॉर्मली ये 3 और 5 6 में दिया जाएगा। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा, बेल्जियम के अंदर कैसे कैसे गवर्नमेंट बनी, कैसे कैसे उन्होंने अपने इश्यूज को रिजोल्व किया और अपनी एक स्मूथली और पीसफुली जो गवर्नमेंट है उसको चलाया, अपने देश को बहुत ही शांति प्रिय बना दिया। इसी की वजह से जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसको यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये सारा का सारा हमारा बेल्जियम का मॉडल था। इस बेल्जियम मॉडल में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि बोर्ड की क्लासेस के अंदर जो फाइनल एग्जाम होंगे, जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, जो आपकी जो पीटी एग्जाम होंगे, पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे, जिसको यूनिट टेस्ट भी बोल देते हैं, उसके अंदर आपका स्कोर काफी अच्छा रहे। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है ये चीजें पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।